हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आए दिनों हम कुछ ना कुछ खबरें ऐसी सुनते रहते हैं जो किसी न किसी वर्ग से संबंधित होती हैं। ढेर सारे भारत के पिछड़े तबके ऐसे हैं या पिछड़े वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। ढेर सारे उनके कारण हैं और वो हर दिन आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके अधिकारों के लिए सरकार उनकी आवाज़ को सुने। लेकिन हर एक वर्ग अगर कोशिश करेगा कि इसी तरीके से आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की जाए, तो फिर लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या भारत में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब दो ही चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, या तो तानाशाही देखने को मिलेगी या फिर हमको विद्रोह या आंदोलन देखने को मिलेंगे। इन सब के बीच का जो रास्ता है, वो बीच का रास्ता कहाँ गया है, हम इन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। अभी आसाम में एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है जिसको आप लोग बेसिकली मटक कम्युनिटी के नाम से जानते हैं या मटक समुदाय के नाम से जानते हैं। ये सड़कों पर है, असम सरकार से इनकी कुछ मांगे हैं। ये क्या मांगे हैं, इन सबको समझेंगे और इसका एक जो बीच का रास्ता हो सकता है, उस बीच के रास्ते पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों हर कम्युनिटी एसटी में शामिल होना चाहता है। जिनके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उनको शामिल करना एक उचित भी है। क्या अब वो समय आ गया है कि ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया जाए, जाति के आधार पर नहीं, कि आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर आरक्षण अब हर वर्ग को मिलेगा। मटक समुदाय की परेशानी को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं शोषित और वंचित वर्ग है, अपने हितों की मांग कर रहा है। पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपके पूरी कहानी समझ में आएगी। ये जो न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को देखिए कि असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे हैं। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी है 12%। आंदोलन की जो कमान है ये युवा संभाल रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे खतरनाक शब्द है वो यही है कि आंदोलन की जो कमान है ये युवा संभाल रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि नेपाल में एक क्रांति हुई, उसको ज़ेंजी क्रांति के नाम से जाना गया, और वैसा ही कुछ अभी हमने लद्दाख में होते हुए पाया। हालांकि लद्दाख की अपनी परेशानियां हैं, उनकी अपनी बातें दिक्कतें हैं, उनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि कभी भी जो प्रोटेस्ट है ये हिंसक नहीं होना चाहिए। कभी भी आप राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मांगे सबकी जायज हैं, लेकिन सब अगर आंदोलन करके मांगों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे तो भी ये सही नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार से बात करें और बातचीत के माध्यम से इन सब का समाधान निकालें। तो मुद्दा जो मटक कम्युनिटी का है, ये इसका है, ये असम से संबंधित है और इनका कहना ये है कि इनको इनसे वादा किया गया था, इनसे प्रॉमिस किया गया था कि इस कम्युनिटी को हम एसटी में शामिल करा देंगे। ठीक है, हम इनको एसटी में शामिल कर देंगे। अब इनका कहना यह है कि ये दावा फर्जी है, मतलब दावा ही सिर्फ किया गया था, अभी तक हमको शामिल नहीं किया गया है। एसटी कम्युनिटी में शामिल करने का मतलब है कि एसटी आरक्षण में आ जाना, और एसटी समुदाय को जो विशेष प्रावधान मिलते हैं वो सभी विशेष प्रावधान इनको मिले। इनका कहना भी है कि हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं, उतनी कृषि योग्य भूमि बची नहीं है, तो हमें ज़रूरत है आरक्षण की। हमारे हितों की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए हमको आरक्षण चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हर वर्ग ही अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन करेगा तो फिर देश में एक लोकतांत्रिक संकट या लोकतंत्र के सामने संकट हमको देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीच के रास्ते पर हमको काम करना चाहिए। दोनों वर्ग और सरकार बैठकर बात करें, जो भी बीच का रास्ता निकले उस पर काम करें। ऐसे मांग करना सही नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। हर कोई आंदोलन करेगा तो कल फिर देश में संकट की स्थिति आ जाएगी और फिर हम एक ऐसी रिजीम में कन्वर्ट होंगे जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया में पूजा जाता है। अभी जो कुछ हिंसा घटना है, ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई है। हमें इस लोकतंत्र की अस्मिता को बचा के रखना है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि व्यवस्थाएं भी सही नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा व्यवस्थाएं सही हैं। व्यवस्थाएं भी सत्ता में आने से पहले वादे कर देते हैं, हाँ ठीक है आपको ऐसा दिया जाएगा, आपको ऐसा दिया जाएगा, और सत्ता में आने के बाद उनको आने से पहले भी उनको पता रहता है कि ये सब करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लालच देकर वादे कर देते हैं और फिर उसके परिणाम इस देश के संसाधनों को उठाने पड़ते हैं। कभी संपत्ति जलाई जाती है, कभी हिंसा होती है, कभी कुछ होता है।
तो जो मटक कम्युनिटी है ये आंदोलन कर रही है और ये असम में एसटी में शामिल होने की बात कर रही है। एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि क्यों हर कोई एसटी में ही शामिल होना चाहता है? वाई एवरीवन वांट्स टू बी इन एसटी? क्यों? आप इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। और अगर सबको ही एसटी में शामिल कर देंगे तो फिर इसका समाधान क्या है? फिर कैसे जो एक्चुअल में एसटी शोषित वंचित जो वर्ग हैं, पीबीटीजीज हैं, उनके राइट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये सब सवालों के जवाब प्लीज आप मुझे देने की कोशिश करिएगा। अब इसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पिछले कुछ समय से असम का जो तिनसुकिया वाला हिस्सा है वहाँ पर ये कम्युनिटी बार बार प्रोटेस्ट कर रही है। अभी 30 से 35 हजार युवा हाथ में मशाल लेकर निकले। सही नहीं है। देखो, मांग करना इज गुड, आप मांग करिए, लेकिन इस तरीके से हिंसक प्रदर्शक लोकतंत्र को कमजोर बनाने में और इन आंदोलनों की जो वैल्यू है उन वैल्यू को डिक्लाइन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। सरकार को मौका मिल जाता है इन आंदोलनों को हिंसक आंदोलन बोलकर इनको दबाने का, और एक लंबे समय तक युवाओं की जो आवाज़ है, एक जनजाति वर्ग की जो आवाज़ है वो दब जाती है। तो शांतिपूर्वक हिंसा करना है, वो हमारा अधिकार भी है। हिंसक होगा तो अपने अधिकार नहीं है, फिर वो अगेंस्ट दी नेशनल आ जाता है, राइट। ये असम है, आप असम को देख लीजिए कि असम हमारा ये भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इधर भूटान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इधर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है। या मेघालय की हम लोग बात करते हैं, फिर मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। नागालैंड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश, और ये पूरी कहानी आपको देखने को मिल रही है। ये हमारा नहीं, असम है, असम, राइट, याद रखना। इसकी ज्योग्राफी आपको बाद में डिस्कस करेंगे। असम का आदिवासी आंदोलन क्या है? हाल ही में असम के मटक समुदाय समेत 6 आदिवासी जनजाति, मटक, मोरान, चाय जनजाति, ताई, अहोम, चुटिया और कोच राजबोंगसी, ये सड़कों पर उतरी हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं कि अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा, राजनीतिक सांस्कृतिक स्वायत्ता। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कह रहे हैं कि आप हमें एक तो ट्राइब में शामिल कीजिए, जनजाति वर्ग में शामिल कीजिए, इसी के साथ में असम ऑटोनॉमस जो काउंसिल है उस असम में लोकल ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन कीजिए, हमें अपने सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दीजिए। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है और शेड्यूल 6 जनजाति वर्ग को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र के संरक्षण का अधिकार देती है, और ये भी यही चाहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली असम भी चाहता है कि आप हमको 6 शेड्यूल में शामिल करके वो स्थिति यहाँ पे कर दीजिए कि जनजाति वर्ग एक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा करने में कैपेबल हो जाए। अभी उनको आश्रित या उनको निर्भर रहना पड़ता है, सरकार के ऊपर ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ है और इसमें से 38,12.4% आदिवासी हैं। इतनी % आदिवासी की संख्या है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आंदोलन की ताजा स्थिति क्या है कि मटक समुदाय ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में 2 बड़ी रैलियां निकाली। 30 से 50 हजार लोग इसमें शामिल हुए। रैलियों में युवा नेतृत्व साफ दिखाई दे रहा है। भीड़ का अधिकांश हिस्सा 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। नारे हैं नो एसटी नो रेस्ट, मॉडर्न समुदाय द्वारा प्रयोग किया गया है। आंदोलन अब राज्यव्यापी और संभवतः राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की तैयारी है। देखिए, आंदोलन करना ठीक है, अपने अधिकारों की मांग करने का एक तरीका है, लेकिन ऐसे नहीं जो अराजक आंदोलन में कन्वर्ट हो। सबको एसटी में शामिल करना भी थोड़ा सा मुश्किल स्थिति है। अगर सभी को एसटी में शामिल कर देंगे तो फिर बचेगा कौन? नॉन एसटी। हाँ, वो लोग जो परेशान हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, अगर उनके बैकग्राउंड है कि वो एसटी में शामिल होने चाहिए तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मांग जायज़ है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और इन समस्याओं के बीच के रास्ते निकालने पर भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ग की अपनी परेशानी है। उन परेशानियों का समाधान सरकार नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे कोई बात करे सरकार का रुख क्या है, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने नेताओं को कई बार बातचीत करने के लिए बुलाया है। समुदाय ने बातचीत से इनकार कर दिया है और सड़क का संघर्ष चुना है। जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हमको तो सीधे अपनी मांगे स्वीकार करिए। देखिए, ये जो सीधी मांगे स्वीकार करने का जो जिद है ये भी सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की पहली खूबसूरती है कि बैठ के बातें करते हैं। बातें करिए और समाधान निकालिए। सरकार को डर है यदि मांगे पूरी हो जाती हैं तो एसटी आबादी लगभग 40% हो जाएगी। लगभग 40% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एसटी हो जाएगी। नतीजा असम में भी नागालैंड, मिजोरम जैसे पूर्ण एसटी राज्य की ओर बढ़ सकता है। तब 6वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा, तब इसको 6 शेड्यूल में शामिल करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो संकट की जो स्थिति है वो यही है कि क्या असम को
हम छठवीं अनुसूची में शामिल कर सकते हैं या नहीं। तो संपूर्ण देखो असम को शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि असम के कुछ हिस्से ऑलरेडी इसके अंतर्गत आते हैं, आप सबको पता है। लेकिन पूरे असम को अगर 6 शेड्यूल में शामिल करेंगे तो पूरा असम एक ट्राइबल स्टेट के तौर पर रहेगा। कुछ हिस्सा अभी भी आता है, आप सबको पता है। तो ये सरकार के सामने एक संकट है। अब मटक समुदाय की अपनी मांगे हैं, सरकार का अपना संकट है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे मटक समुदाय की बात करूं तो उत्पत्ति और इतिहास को देख लेते हैं। मटक समुदाय का उद्भव अहोम शासनकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। मूल रूप से मोरेन और अन्य स्थानीय समूह से यह समुदाय बना है। जो मोरेन समूह है और अन्य स्थानीय समुदाय हैं, उनसे मिलकर ये समुदाय बना है। 1769 में अहोम शासन से अलग होकर मटक समुदाय ने चरीदेव व तिनसुकिया क्षेत्र में राजनीतिक पहचान बनाई। तो 1769 में यह अहोम डायनेस्टी से अलग हुए और चरीदेव व तिनसुकिया क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई। ऐतिहासिक रूप से मटक किंगडम अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी बोलेगांव अब तिनसुकिया मानी जाती थी। तो 13वीं 18वीं शताब्दी से इनका संबंध रहा है। प्राचीन समुदाय है, एक किंगडम के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, लेकिन समय के साथ पिछड़ते चले गए और मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। अब मांग है कि आप हमको शामिल कीजिए पूरी तरीके से जनजाति वर्ग में, और फिर अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो पूरा असम कंप्लीटली 6 शेड्यूल के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखो सब अपने अपने पहलू हैं, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, हर चीज के अपने अपने पहलू हैं। अगर हम मटक कम्युनिटी की बात करें तो मटक कम्युनिटी को जब देखेंगे, अगर हम इनकी सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, मटक कम्युनिटी, जब आप इनकी हकीकत को देखोगे, वास्तविक स्थिति को देखते हैं, तो ये जो वास्तविक स्थिति है इसको देखकर लगता है कि भाई इनको आवश्यकता है अभी एसटी कम्युनिटी में शामिल करने की, क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं तो शामिल करनी आवश्यक है। लेकिन सभी मटक कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल होंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका बीच का रास्ता क्या है कि सरकार बैठकर बात करे, बात करके जो भी समाधान निकले उस समाधान पर हमको काम करने चाहिए। अगर मैं इसके राजनीतिक प्रभाव की आपसे बात करूं कि अगर मटक कम्युनिटी को शामिल कर लेते हैं तो जो राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, वो राजनीतिक प्रभाव हमको क्या देखने को मिलेगा। देखो, अगर सरकार एक आंदोलन में झुक जाती है ना, जैसे सरकार या व्यवस्था में, सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, अगर सरकार इन आंदोलनों से झुकने लगेगी तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर हर किसी को थोड़ी सी परेशानी होगी, वो आंदोलन करेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये तो एक बहुत बड़ी अराजकता की ओर भारत को लेके जाएगा। तो इसका समाधान फिर वही है कि बैठ के बातें करिए, बात करके समाधान निकालिए और बीच के रास्ते पे काम कीजिए। मटक कम्युनिटी की इंटरेस्ट को मैं समझ सकता हूँ, सरकार की परेशानी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम देश में इस तरीके से लगातार आंदोलन भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये देश और राज्य को बहुत पीछे लेके जाता है आर्थिक तौर पर, और इसके कारण कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी क्रिएट होती है, सरकार में विश्वास कम होता है और उससे फिर देश बहुत पीछे पिछड़ जाता है। मटक कम्युनिटी की स्थिति और सरकार का राजनीतिक प्रभाव हमने देख लिया है। कुछ और आंदोलनों की बात करते हैं। देखो, 2019-20 में सीएए विरोधी आंदोलन हुआ था बहुत बड़े स्तर पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लागू किया गया था तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया था। या आप लोग कह सकते हैं कि जब यहाँ पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया जा रहा था तब भी यहाँ बहुत बड़े स्तर पर विरोध हमको देखने को मिला था। नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू, कलाकार, बुद्धिजीवी सबके द्वारा किया गया था। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत पूरे असम में हिंसक और अहिंसक प्रदर्शन किए गए थे। कई मौतें हुई बाद में, लेकिन असम की राजनीति में थोड़े से भूचाल हमको देखने को मिले थे 2029 में। बोडोलैंड आंदोलन असम का सबसे पुराना और सबसे संघर्ष वाला जो आंदोलन है वो बोडोलैंड है। एक्चुअली बोडोलैंड, जहाँ बोडो कम्युनिटी आपके पास पाई जाती है, ये अपनी एक अलग पहचान की बात करते हैं कि आप हमें एक ऑटोनॉमस स्टेटस है, एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर बना दीजिए। तो अलग राज्य बोडोलैंड की स्थापना की मांग करते हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी, ये सब लोग इसका नेतृत्व करते हैं। परिणाम क्या हुआ, 2020 में बोडो शांति समझौता हुआ, जिसके तहत राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्ता बढ़ी। जब हम आपसे बात कर रहे थे कि स्पेशल जो अधिकार है वो बोडोलैंड में विशेष अधिकार सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं और यहाँ इनके पास ऑटोनॉमस अब बढ़ गई है। तो बोडोलैंड का जो मुद्दा था वो तो अब धीरे धीरे सॉल्व हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोडोलैंड एक बहुत फेमस ही आंदोलन था। उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, आंदोलन की शुरुआत 1979 में हुई थी। मांग असम की स्वतंत्रता, तेल और संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण।
प्रभाव दशकों तक हिंसा, अपहरण और उग्रवाद। वर्तमान स्थिति उल्फा फर्स्ट का कुछ हिस्सा सक्रिय है लेकिन शांति वार्ता जारी है। उल्फा एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसोम है। ये आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उन पे स्थानीय लोगों को अधिकार दिए जाएं, सरकारों को नहीं। जैसे पंचायत के पास कुछ अधिकार होते हैं, उसी तरीके से एक स्वायत्त बॉडी बनाई जाए और इनको अधिकार दें और इनसे ही उन चीज़ों के फिर जो माइनिंग वगैरह है वो करने का अधिकार इनको दिया जाए, राइट। छात्र और युवा आंदोलन आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन 1979 से 85 तक आसाम आंदोलन चला। असम समझौता, असम अकॉर्ड 1985, विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन का प्रावधान। आज भी आसू, AJY, CP जैसे संगठन हर बड़े विरोध में सक्रिय हैं। बांग्लादेश लिबरेशन के बाद बहुत सारे माइग्रेंट लोग आए, आसाम में बसे, तो आसाम स्टूडेंट यूनियन ने विरोध किया कि आप इनको यहाँ से निकालिए क्योंकि असम के संसाधनों पर बर्डन बढ़ रहा है। इसी के लिए 1985 में असम अकॉर्ड हुआ और फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि नेशनल पीपल रजिस्टर बनाया गया और उसी के थ्रू उन सभी लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे गए जिसका विरोध हम 2019 में बार बार देखते हैं। तो असम के छात्रों का भी एक आंदोलन हुआ था, आंसू मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर असम की भौगोलिक स्थिति की मैं आपसे कोई बात करें तो ये उत्तर पूर्व में अवस्थित है भारत के। अक्षांश से 24 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और देशांतर है 89-46 से लेकर 96-30 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में। उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से, पश्चिम में बांग्लादेश, पश्चिम में बंगाल और बांग्लादेश से। इन सब के बीच में अवस्थित है हमारा आसाम, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 की जब भी बात करते हैं तो कुल आबादी है 3.12 करोड़। भारत की आबादी का 2.58% आसाम के पास है। लिंगानुपात 958 है प्रति 1000 पर और जनसंख्या घनत्व 398 है प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 73.2% है, पुरुष 78.8%, महिला 67.3% और शहरीकरण 14% हुआ है असम में। मुख्यतः ग्रामीण राज्य है, एक रूरल स्टेट के तौर पर जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जनजातीय संरचना की बात करें तो अनुसूचित जनजाति ST आबादी का 12.4% है। इसमें बोडो, मिशिंगा, कार्बी, राभा, ललुंग, टिबी, देवरी, डेमासा, सोनवाल, नागा आदि आती है। चाय जनजाति समुदाय चाय बागानों से जुड़े श्रमिक समुदाय हैं। यहाँ पे चाय की खेती बहुत होती है, चाय बागान आपको बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। भाषा व संस्कृति की बात करते हैं तो आधिकारिक भाषा है असमिया, फिर बोडो, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी आ जाती है। हिंदू धर्म है 61%, सेकंड नंबर पर मुस्लिम कम्युनिटी है 34%, ईसाई व अन्य 5% यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये असम की कुछ संरचनाएं हैं। अगर परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो चाय और तेल के लिए जाना जाता है। इवन फ्लड भी सबसे ज़्यादा हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत बाढ़ देखने को मिलती है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके कारण। तेल, भारत का जो पहला कुआं है तेल का वो आसाम में ही लगा था, आप सबको पता है। चाय उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है, चाय के बागान में बहुत खेती होती है आसाम में। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप आसाम में ही है। ये पहला डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब एक आइलैंड जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया वो भी माजुली है और ये अभी क्षरण की समस्या से जूझ रहा है, आसाम में है, ध्यान रखना। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश दोनों से लगती है। काजीरंगा व मानस राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको ऐड कर दिया गया है। जनजातीय आंदोलन और प्रवासी नागरिक मुद्दे जनसंख्या के से गहराई से जुड़े हुए हैं और बार बार चर्चा में रहता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ा फैक्चुअल हो गया, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें, फिर आपसे करते हैं मुलाकात दूसरे लेक्चर में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।